बहुत वर्षों पूर्व हिमालय की गोद में बसी एक घाटी में था लोहानीपुर नामक एक छोटा सा गांव। यहाँ की ठंडी हवाएं, घने जंगल और ऊंचे ऊंचे बेसर के पेड़ उस क्षेत्र को रहस्यमयी वातावरण प्रदान करते थे। गांव वालों के बीच एक कहानी सदियों से प्रचलित थी। बताया जाता था कि गांव की मिट्टी के नीचे एक पूर्ण रूप से दबा हुआ शहर छिपा हुआ है, जहां एक अज्ञात यंत्र रखा गया था जिसे काल यंत्र या समय स्थिरता स्तंभ कहा जाता था। कहते थे दैट उससे समय की गति को नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन कोई भी उस रहस्य तक नहीं पहुंच पाया था। लोहानीपुर के निवासी अपने खेतों में काम करते, पशुओं की देखभाल करते और दिन रात पहाड़ों में चराई करने वाले झुंडों की खैर खबर लेते। परंतु हर वर्ष वसंत ऋतु आते ही खेतों की मिट्टी उखड़कर कुछ धातु के टुकड़े, पत्थर की छोटी मूर्तियां और अजीबोगरीब क्रिस्टल्स बाहर आने लगते। उन चीजों को देखकर बुजुर्ग कहते, कहीं जमीन के नीचे दबे हुए उस प्राचीन नगर के पदचिन्ह तो नहीं। छोटे बच्चे उत्सुकता से उन टुकड़ों को इकट्ठा कर लेते, पर किसी ने गहरी रुचि नहीं दिखाई कि वह सब बस गांव की बातों का हिस्सा था। गांव में रह रहे एक युवक नरेंद्र का स्वभाव कुछ अलग था। बचपन से ही उसे इतिहास और पुरातत्व में गहरी दिलचस्पी थी। जब औरों को खेल कूद में मजा आता, तब नरेंद्र गुफाएं खंगालता, नदी के किनारे पत्थर के उभारों से प्राचीन मानव के निशान तलाशता। उसके दादा प्रणीत राणा, जो पुरानी कहानियों के धनी थे, अक्सर उसे सुनाया करते, बेटा, इस धरती के नीचे बहुमूल्य खजाने दबी हैं। सैकड़ों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने इसे छिपाया था ताकि पापी हाथों से सुरक्षित रहे। लेकिन दुनिया में ऐसी अनगिनत कहानियां थीं जिन्हें सुनकर लोग इठलाकर उड़ा देते। नरेंद्र ने भी शुरू में अपनी दादी दादा की बातों को मानकर यादों में बसाया, पर कभी उसे पूरा विश्वास नहीं हुआ। एक वर्ष जब नरेंद्र लाहौर के इंजीनियरिंग संस्थान से लौट रहा था, वहां के पुस्तकालय में उसे वर्ष 1942 की अंग्रेजी पत्रिका मिली, जिसमें हिमालय क्षेत्र के एक अनुसंधान पर लेख था। उस लेख में एक स्थान पर लोहानीपुर का जिक्र था और कहा गया था कि वहां हाल ही में मिट्टी के ऊपर उभर रही धातु की नालियां और क्रिस्टल वैज्ञानिकों को चकित कर रहे हैं। नरेंद्र ने तुरंत उस पत्रिका का एक अंश अपनी किताबों के साथ रखा और गांव आकर अपने दादा को दिखाया। दादा ने आंखें चमकाकर कहा, बेटा, यही तो मैं दशकों से कह रहा था। नरेंद्र के मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। उसने गांव से कुछ साथियों का समूह बनाया। एक था शुभम, जो प्राचीन रसद और यंत्रों को समझने में माहिर था। दूसरा था फहीम, जो ताले खोलने और यंत्रों का परीक्षण करने का काम करता था। तीसरा था गीता, एक पाठशाला की शिक्षिका जो संस्कृत और पुरानी लिपियों का ज्ञान रखती थी। और चौथा था सोहन, जो गांव के पास के जल स्रोतों के इतिहास का जानकार था। पांचों ने मिलकर तय किया कि वह गांव की भूमि पर खुदाई करेंगे ताकि उस प्राचीन नगर के अवशेष और काल यंत्र का पता लग सके। गांव वालों को शुरुआत में विश्वास नहीं हुआ कि कोई आधुनिक तकनीक के बिना खुदाई करने लगेगा, लेकिन फिर खुद डालाप टूट गया और वे भी उत्सुक हो उठे। नरेंद्र ने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से मिलने का निर्णय लिया। जब वह अपने दादा के घर पहुंचा, तो दादा ने उसे वह प्राचीन पांडुलिपि दिखाई जो उन्होंने दशकों पहले बनारस से लाई थी। वह पांडुलिपि अब ठीक वैसे ही सुरक्षित थी। बेजान ताड़पत्र पर लिखे हुए अक्षर आज भी बड़े स्पष्ट थे। उसमें छपी लिखा था, स्थलम यंत्र शांति अंतर्भूय पर्वते स्थित, यानी पर्वत के भीतर स्थित वह स्थान जहां यंत्र ही शांति का स्रोत है। पांडुलिपि के पन्ने पलटते हुए गीता ने संस्कृत से अनुवाद किया, कल्पित यंत्र जो प्रकृति के चक्र को स्थिर कर दे, उसे इस लोक से छिपा दिया। केवल उन्हीं को राह मिले जिनके चित्त में न घमंड हो न लालच। फिर नीचे एक नक्शा उकेरा गया था, जिसमें एक सड़क, एक तालाब, एक बड़ा चक्र और उसके आसपास की गुफाएं चिन्हित थीं। सुझाया गया था कि जब सूरज गरुड़ राशि में सवेरे की पहली किरण गुफा में गिरेगी, तब मार्ग स्पष्ट होगा। नरेंद्र और उसके साथी उसी नक्शे के अनुसार पहाड़ की चढ़ाई करने लगे। वह मार्ग आसानी से नहीं मिला। रास्ते ऐसे घने थे कि मानो प्रकृति ने किसी बरसों से आक्रमण से बचा रखा हो। चट्टानों पर सिंधु घाटी शैली के छोटे छोटे उकेरों के चिन्ह दिखाई देते, जहां मानवीय रूप के आंकड़े, कुछ अजीबोगरीब उपकरण पकड़े नजर आते। कभी कभी ऐसा लगता सदियों पहले वहां राहगीर या वैज्ञानिक उसी मार्ग से गुजरते होंगे। तकरीबन 7 दिन की धूप, बारिश, ठंड और कठिन चढ़ाई के बाद पांचों एक ऊंचे पठार पर पहुंचे। वहां एक विशाल चक्र बना था, पत्थर की परतों पर उकेरा हुआ,
7 तिरछी किरणों वाला एक सूर्य चिन्ह और उसके चारों ओर कुछ अज्ञात गणितीय सूचनाएं नक्काशी की हुई थीं। शुभम ने अनुमान लगाया कि यह वही 7 किरणें हैं जिन्हें पांडुलिपि में उल्लेखित सप्तज्योति संगम कहा गया था। ठोस पत्थर अचानक हल्का हो गया और चक्र धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे कोई अदृष्ट शक्ति उसे खींच रही हो। पीछे एक संकरी अंधेरी सी रेखा बनी, प्रवेश मार्ग जो भीतर गुफा तक जाता है। भीतर घुसते ही पांचों की सांसें थम गईं। ठंडी हवा आ रही थी, पर किसी प्रकार का गर्मी का अंकुर भी महसूस हो रहा था, मानो सतह के नीचे कुछ सक्रिय हो। दीवारों पर बनी चित्रकथाएं अकल्पनीय थीं। कुछ आंकड़े हाथों में ऐसे यंत्र पकड़े जुबान खोल रहे थे। कुछ आकृतियां चक्राकार मशीनों के चारों ओर खड़ी थीं और कहीं कहीं तारें उनकी जुबान जैसी दीवारों पर बिछी मिली। इन चित्रों ने एक गूढ़ विज्ञान की झलक दिखाई थी, गणितीय सूचकांकों से लेकर खगोल शास्त्रीय संबंध तक। आगे बढ़ने पर एक विशाल हॉल में पहुंचे। हॉल के केंद्रीय भाग में रखी थी एक गोलाकार अर्ध उठी हुई संरचना, वज्र संग्रहणी या काल यंत्र, जो दृष्टिगोचर रूप से धातु और क्रिस्टल का संयोग प्रतीत होती थी। उसके ऊपर उत्कीर्ण था एक अंश, वैदिक ऊर्जा का केंद्र, समय की धारा का स्रोत्र, जिसे छुएगा प्राज्ञान से ही आगे बढ़ने का अधिकार। नरेंद्र ने सन्न होकर देखा कि उस यंत्र के चारों ओर 4 स्तंभ खड़े थे, जिनमें 4 अलग अलग धातु, तांबा, लोहा, ताम्र और एक अज्ञात धातु, शायद संस्कृत में इसे प्रतिमृत्तिका कहा गया था, की पहरेदारी थी। अवलोकन करने पर स्पष्ट था कि वे 4 धातु 4 दिशाओं से आ रही ऊर्जा को संतुलित कर रही थीं। 5वां स्तंभ चक्र के ठीक केंद्र में ऊंचा था, जहां एक नीला चमकता क्रिस्टल जड़ा था, जिसमें सूर्य और चंद्रमा की प्रतिकृति बनी हुई थी। गीता ने उस क्रिस्टल पर लिखा एक श्लोक पढ़ा, अंतरिक्ष वार्ता धरणी तक, एकांगी शक्ति का पाठ, शिशिर स्वामी विनियोग से, विभवाय प्रकट, अचल आराध। शब्दों का शाब्दिक अनुवाद यह था कि यह शक्ति आकाश और पृथ्वी को जोड़ने वाली है। यदि उसे शीतलक शिशिर स्वामी की विधि से संचालित किया जाए तो वह अभेद्य बनकर उत्पन्न होगी। वो बौद्धिक दृष्टि से यह परिचित लग रहा था। शीतलक से क्या तात्पर्य था? बाद में जब शुभम ने उस धातु के अणु संरचना का विश्लेषण किया तो पता चला कि उस क्रिस्टल में कोबाल्ट और क्वार्ट्ज मिश्रित था, जो प्रकाश को संचालित कर सकता था। अचानक वहां का माहौल बदल गया। हॉल के चारों ओर बने दरवाजे बंद हो गए और अंधेरा छा गया। तभी दीवार से एक स्वर निकला, पुरानी भाषा में, संबंधित राशि का मार्गदर्शन। यदि काल यंत्र को पुनः जागृत करना है तो सत्यता का 100% उपयोग दिखाना पड़ेगा। प्रत्येक पाहुन को पहले खगोल चक्र में अपनी बुद्धि परखा जाएगा, फिर धातुओं की पहचान विधिवत करनी होगी, अंततः उस शक्ति को संचालित करने का साहस प्रदर्शित। उस आवाज ने सबको सावधान कर दिया। यंत्र ने उनकी क्षमताओं को जांचना आरंभ कर दिया था। पहला परीक्षण था खगोल चक्र। हॉल के कोने में एक बड़ा चित्रकला चक्र उभर आया, जिस पर ग्रहों की स्थिति और तारे चिन्हित थे। एक बार चक्र घूमते समय उन्हें बताना था कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी से निकटतम आता था। गीता ने तुरंत उत्तर दिया, शनि। लेकिन क्षण भर बाद उसे एहसास हुआ कि शनि ग्रह तो वलय ग्रह है, उत्तर शुक्र होना चाहिए था। जैसे ही उसने पुनः कहा, चक्र ने स्वीकृति दी और अगला परीक्षण शुरू हुआ। दूसरा परीक्षण था धातु परीक्षा। 5 अलग अलग धातु के टुकड़े दिए गए थे, चांदी, तांबा, लोहा, ताम्र और प्रतिमृत्तिका नामक एक अज्ञात धातु। उन्हें बिना कोई उपकरण या मशीन उपयोग किए मात्र स्पर्श से पहचानना था कि कौन सी धातु प्रतिमृत्तिका है। शुभम, जो धातुओं की संरचना जानता था, ने धातुओं को हाथों में लेकर महसूस किया कि प्रतिमृत्तिका हल्की थी पर ठंडक न थी, और उसकी सतह पर सूक्ष्म कणीय कण थे जो प्रकाश को विकिरण रूप में प्रेषित कर सकते थे। उसने सर्वप्रथम प्रतिमृत्तिका की ओर हाथ बढ़ाया और यंत्र ने पुनः स्वीकृति दिखाई। तीसरा और अंतिम परीक्षण था चयन की परीक्षा। हॉल के बीच में 2 छोटे काल यंत्र समान आकार और चमक के रखे थे। एक में नीला क्रिस्टल बिल्कुल निर्दोष था, परंतु दूसरा यंत्र में उस क्रिस्टल पर एक मामूली सी खरोंच दिखाई दे रही थी। आवाज ने कहा, असली काल यंत्र वह है जिसमें परिश्रम और सत्यता का चिन्ह हो। नरेंद्र ने ध्यान से देखा
पहले यंत्र में कोई खरोंच नहीं थी, लेकिन वह चमक इतनी तीव्र थी कि आंखें मोहित हो जाती। दूसरे यंत्र की खरोंच ने उसे डराया नहीं, बल्कि मन में यह अनुभव कराया कि वहां चिन्हित खरोंच ही वह सत्यता का प्रतीक है जिसे उन्होंने कठिन परिश्रम से पाया था। उसने दूसरा यंत्र उठाया। तभी पूरे हॉल में सुनहरी रोशनी फैल गई। स्तंभों पर जमे हुए कोलाहल जैसे धुएं उड़ा दिए और दीवारों पर बुरी तरह गहरे निशान रह गए। लेकिन तभी अचानक नीचे से भारी धरती हिलने लगे ऐसा जैसे पर्वत का कोई बड़ा हिस्सा टूट रहा हो। एक गरज की आवाज के साथ बाहर के द्वार स्वतः बंद हो गए। नरेंद्र और उसके साथी घबरा गए, पर क्रिस्टल की चमक ने भीतर की दरवाजों को पुनः मार्ग दे दिया। उन्होंने पीछे की गुफा तरफ भागकर बाहर निकलने की कोशिश की। जब वे बाहर पहुंचे तो देखा कि गांव के करीब अंग्रेजों के सिपाही पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे। किसी ने उनके प्रयासों की खबर दे दी थी। अगर अंग्रेजों को यह यंत्र और उसकी शक्ति मिल जाती तो वह सारी दुनिया में सत्ता का संतुलन बदल सकता था। वे सब मित्र भागते हुए अपने गांव पहुंचे और दादा के घर के नीचे बनी एक छुपी हुई तहखाने में गए, जहां उन्होंने अपने पास रखी दरकिनार सूक्ष्म पांडुलिपियां रखी थीं। दादा ने पहले से ही उस तहखाने में कई पुरानी वस्तुएं छुपा रखी थीं। उनमें से एक विशाल पत्थर की पट्टी थी जिस पर वही 7 सूर्य चिन्ह उकेरे गए थे। नरेंद्र ने तय किया कि काल यंत्र को फिर से वही छुपी हुई जगह पर रखना होगा ताकि कोई अनहोनी न हो। उन्होंने अंग्रेजों को गुमराह करने के लिए नकलों और नकली मार्गदर्शिका का सहारा लिया। गांव वालों ने एक पुराना बग्घी का पहिया तोड़कर एक बड़ा चक्का असली चक्र के आगे रख दिया। अंग्रेजों ने समझा कि शायद वही मार्ग है। हर तरफ धूल मिट्टी और नकली निशान सेट किए गए। सिपाहियों के दल ने पूरे पहाड़ी क्षेत्र की तलाशी ली, लेकिन काल यंत्र का जिक्र कहीं नहीं मिला। इस बीच 3 महीने बीत गए और अंग्रेजों ने अपना अभियान रोक दिया। उन्होंने गांव वालों से कहा, यहाँ कोई कुछ नहीं है, तुम लोग बस हमें परेशान कर रहे हो। नरेंद्र, शुभम, फहीम, गीता और सोहन ने उस काल यंत्र के बारे में अपनी जानकारियां एक गुप्त ग्रंथ में संकलित की, लेकिन समझ गए थे कि उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। उस ग्रंथ की भाषा को बदलकर केवल वे ही समझ सकते थे जिन्हें वज्र भाषा आती थी, एक ऐसी लिपि जो ऋषियों ने निर्माण की थी। समय बीतता गया। नरेंद्र काशी जाकर पुरातात्विक अनुसंधान में शामिल हो गया। शुभम ने धातु विज्ञान का विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। गीता संस्कृताचार्य बन गई और पुरानी लिपियों को आज तक पिरहा रही है। फहीम और सोहन गांव लौटकर वहां के जल स्रोतों और मिट्टी के वैज्ञानिक परीक्षण करके लगातार रहस्य की जांच में लगे रहे। लेकिन काल यंत्र तो भूमिगत वहीं सुरक्षित रहा। गांव वाले अब भी मिट्टी खोदकर जब धातु के छोटे छोटे ढांचे और क्रिस्टल निकालते तो उन्हें नरेंद्र द्वारा भेजी गई पांडुलिपि के संकेत याद आते। वे जानते थे कि वह यंत्र किसी महान शक्ति का स्रोत है, एक ऐसा स्रोत जो नियंत्रित और संयमित उपयोग से ही मानवता के लिए वरदान बन सकता था। समय का पहिया और बदलने लगा। भारत को आजादी मिली, लेकिन उस हजारों वर्ष पुराने नगर की खोज आज भी अधूरी है। काशी के संग्रहालयों में कई पुरानी ताड़पत्र मौजूद हैं जिनमें काल यंत्र के अंश लिखे मिले हैं, परंतु उन्हें भी समझ पाना बहुत कठिन है। वर्तमान समय में जब तकनीकी विकास चरम पर है और हम कृत्रिम बुद्धि, सौर ऊर्जा, परमाणु शक्ति जैसी नई नई चीजें बना रहे हैं, तब उस प्राचीन तकनीक का पुनः उद्घाटन मानवता के लिए नए युग की शुरुआत हो सकता है। पर सवाल ये है, क्या हम आज भी संयमित रहकर उस शक्ति का उपयोग कर पाएंगे? क्या असली उद्देश्य विज्ञान के लाभ के लिए होगा या फिर सत्ता और लालच के लिए? इसलिए नरेंद्र ने अपने अंतिम शब्दों में लिखा, जिस दिन काल यंत्र उभर कर आएगा उस दिन मानवता को यह चुनना होगा कि वह उसे दैवीय स्रोत माने या विनाश का कारण। संयम और ज्ञान ही उसका मार्गदर्शन करें। आज भी लोहानीपुर में जब धरती हिलती है और मिट्टी से धातु के चमकते टुकड़े उभर आते हैं तो गांव वाले उन टुकड़ों को बेचने की जगह एक स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं। अपने बच्चों को सिखाते हैं, यह सब तुम्हें केवल तभी दिखाना है जब तुम सचमुच विज्ञान के विकास के लिए तैयारी कर लो, नहीं तो इन टुकड़ों की चमक मानवता को अंधेरी प्रगति की ओर ले जाएगी। और आकाश की ओर देखो, वहां शाम के नीले आसमान में सूरज की सुनहरी किरणें ढल रही हैं। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि पार की पर्वतीय चोटियां भी जवाब दे रही हों। हमारे भीतर का विज्ञान अभी सो रहा है, जागने की घड़ी दूर नहीं। इस रहस्य की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो एक अनंत खोज की शुरुआत भर है। आज जिसे हम बिजली, इंजन, हवाई जहाज और सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, उसकी जड़ें कहीं न कहीं उन पदचिन्हों में छिपी हैं जो हमारे पूर्वजों ने छोड़े थे।
वे ऋषि वैज्ञानिक जिन्होंने काल यंत्र जैसी अद्भुत रचना की थी। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब यह यंत्र फिर से उजागर होगा? क्या आप उस जिम्मेदारी को स्वीकार कर पाओगे जो समय के नीचे दबे उस धात्विक दीपक की जागृति के साथ आती है? चुनना अब हम पर निर्भर है। या तो हम इसे एक जीवित इतिहास के रूप में संजोकर आगे रखें, या फिर बिना सम्यक विवेक के इसका दुरुपयोग कर स्वयं को अंधेरी प्रगति में बहा बैठे। यह कहानी समय के नीचे दबा शहर का मात्र एक सूत्र है, पर इसमें छिपा है विशाल इतिहास, विज्ञान और मानवता का भविष्य। और जब अगली दफा हिमालय की किसी गुफा से धातु का टुकड़ा उभर कर आएगा, तब शायद हमारे प्रश्न वहीं से पुनः पुनः जन्म लेंगे, जैसे धातु के टुकड़ों से महकती चमक